नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक वितान के 3 पाठों से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पेश है ये सवाल जवाब। पहला प्रश्न है, यशोधर पंत की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताएं 100 उदाहरण यानी उदाहरण सहित बताइए। तो इसका जवाब है कि किशन दास से प्रेरित यशोधर बाबू के चरित्र की ये विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहली, भौतिक सुख के विरोधी। यशोधर बाबू भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वे पैदल चलते थे या साइकिल की सवारी करते थे। केक काटना, बाल काले करना, मेकअप, धन संग्रह आदि उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, वे एक असंतुष्ट पिता के रूप में नजर आते हैं। यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता भी थे। अपने बच्चों के विचारों से वे सहमत नहीं थे। बेटी के पहनावे को वे सही नहीं मानते थे। उन्हें बच्चों की प्रगति से ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नजर आता था। तीसरा है परंपरावादी। यशोधर बाबू परंपरा का निर्वाह करते थे। उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में सुख मिलता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजते थे। वे रामलीला आदि का आयोजन करवाते थे। और अंतिम, अपरिवर्तनशील। यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़िवादी थे। सेक्शन ऑफिसर होते हुए भी वे साइकिल से दफ्तर जाते थे। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं बदल पाए जबकि उनकी पत्नी समय के अनुसार ढल गई। तो इसका जवाब है कि यशोधर बाबू की पत्नी को समय की परख है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। और तीसरा, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रही। उसके अनुसार, मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। अब वह बेटी के अनुसार, बेटी के कहे अनुसार उसके हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी है। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किशनदा का प्रभाव है जो परंपरा को ढोते हुए अंत में एकाकीपन का शिकार हुए। यशोधर बाबू संयुक्त परिवार, भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं और फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं और अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है, इसे सिद्ध कीजिए। तो जवाब है कि यह कहानी एक किशोर के देखे और भोगे गए ग्राम्य जीवन यानी गांव के जीवन के यथार्थ की गाथा है। इस कहानी में एक किशोर का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु पिता के तानाशाही रवैये के कारण उसे खेती में लगना पड़ा। वह परिस्थितियों से जूझता है। कथानायक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर जूझता है। पहले वह विद्यालय जाने के लिए अपने पिता से संघर्ष करता है और इसके बाद स्कूल में भी उसे पढ़ाई के लिए जूझना पड़ता है। आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इन सब संघर्षों के बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। वह कविताओं की रचना करने लगा। लेखक ने आत्मकथा में अपने जीवन संघर्ष को ही व्यक्त किया है। ये कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष की कहानी है। कथानायक को अंत में
अपने संघर्ष में सफलता भी मिलती है। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो जवाब है कि जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में हैं। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके चरित्र की ये विशेषताएं हैं। पहला, तर्कशील। दत्ताजी राव लेखक की पढ़ाई के संबंध में लेखक के पिता से तर्क करते हैं, जिसके कारण वह उसे पढ़ाने की मंजूरी देता है। मददगार, वे जरूरत पड़ने पर लेखक की पढ़ाई का खर्च भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा है प्रेरक। दत्ताजी राव अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को पढ़ाने को तैयार हो जाता है। समझदार, वे लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं कि वह बेटे की पढ़ाई में बाधक न बने। वह मां बेटे की बात को भी गुप्त ही रखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जवाब है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, आभूषण तथा सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं जैसे महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलते। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को सौंदर्य की समझ थी और उनमें कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। अंतिम प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है कि जब कोई सभ्यता या संस्कृति काल के ग्रास में समा जाए यानी समाप्त हो जाए, तो पीछे टूटे फूटे खंडहर छोड़ जाती है। इन्हीं टूटे फूटे खंडहरों की खोज के आधार पर उस सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी, किंतु वह भी एक दिन समाप्त हो गई और अपने पीछे छोड़ गई टूटी फूटी इमारतों के अवशेष, जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि वह एक सुसंस्कृत और विकसित संस्कृति थी। उस समय का समाज, उसमें रहने वाले लोग कैसे थे, इन सभी के बारे में प्राप्त खंडहरों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। किसी भी खंडहर और नगर में मिले अन्य अवशेषों और चीज़ों के आधार पर उस युग के लोगों के आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन के बारे में पता चलता है। इसलिए कहा गया है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।